नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। रात के 9 बज चुके हैं और हम समेट कर लाए हैं दिन भर की सभी अहम खबरें आपके लिए। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के हालात पर बिफरी राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। हिंसा को बताया दिल झकझोर देने वाली घटना। भाजपा ने पीड़ितों की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार पर लगाया सवालिया निशान। बाईस अप्रैल से सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में भीषण बारिश और भूस्खलन से तबाही, 3 लोगों की मौत, 100 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पीड़ितों को हर संभव मदद के लिए मुस्तैद प्रशासन। गर्मी में पानी टैंकरों की धांधली पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार तैयार। पानी की चोरी और बर्बादी पर नजर रखने की कवायद तेज। जीपीएस वाले 1000 से ज्यादा टैंकरों की होगी पानी की सप्लाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा एनडीए के शासनकाल में हुआ सूबे का विकास। सुक्खू सरकार को बताया मिसमैनेजमेंट और नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने के मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा पर होंगे। ये यात्रा इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि सऊदी अरब भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा ऊर्जा, निवेश, सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को और आगे ले जाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023-24 में दोनों देशों के बीच लगभग 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ था, जो भारत और सऊदी अरब के बीच आर्थिक रिश्तों की कहानी बयां करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब की यात्रा करेंगे। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की ये पहली यात्रा है। इससे पहले वे साल 2016 और साल 2019 में सऊदी की यात्रा कर चुके हैं। जेद्दा शहर में प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। इस दौरान सुरक्षा, कारोबार, निवेश, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे चर्चा में शामिल हो सकते हैं। दोनों नेता भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस यात्रा में रक्षा और आर्थिक रिश्ते सबसे अहम होंगे। The economic partnership also continues to grow. The value of total trade between the two countries in 23-24 was nearly $43 billion. In Saudi Arabia is India's 5th largest trading partner overall, and India is the kingdom's 2nd largest trading partner overall. I gave you the figures for 23-24, which comprised India's imports from Saudi Arabia at nearly $31.42 billion and exports to Saudi Arabia of about $11.56 billion. Apart from trade, investment also continues to do well, and there are investments across different sectors such as energy, steel, chemicals, food sector, telecommunications and startups. दोनों देशों के बीच संबंध रणनीतिक स्तर के हैं। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पहली रणनीतिक साझेदारी समिति की बैठक हुई थी, जिसमें क्राउन प्रिंस और सऊदी के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने सह अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री की हो रही इस यात्रा के दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि रक्षा उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। Cooperation has also expanded on the defense industry front.
and India is gaining space as an important supplier of defense stores to Saudi Arabia, and a special agreement on the export of munitions to the kingdom worth about $225 million was signed last year. प्रधानमंत्री मोदी जेद्दा की एक फैक्ट्री में काम करने वाले भारतीय मजदूरों से मुलाकात करेंगे। सऊदी से पहले प्रधानमंत्री विदेशों में रहने वाले भारतीय कामगारों से कुवैत में दिसंबर महीने में ही मुलाकात कर उनके अनुभवों और उनके हालात की जानकारी ले चुके हैं। सऊदी में करीब 27 लाख भारतीय रहते हैं। यह दुनिया में प्रवासी भारतीयों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है। यूक्रेन रूस युद्ध, हमास इजरायल युद्ध, सीरिया संकट, टैरिफ वार जैसे मुद्दों ने पश्चिम एशिया की भू राजनीति में नई चुनौतियां पेश करी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर दुनिया के तमाम मुल्कों की निगाह होगी कि इन चुनौतियों से निपटने में दोनों देश क्या राय रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल और कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, जेद्दा, सऊदी अरब। एक सप्ताह से भी अधिक समय से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। कुछ लोग मारे गए हैं, पुलिस पर हमले हुए हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। इसके अलावा स्थिति इतनी बदतर है कि बड़ी तादाद में हिंदू घबराकर पड़ोस के दूसरे जिलों में पलायन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां भाजपा बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, तो वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुर्शिदाबाद हिंसा को दिल झकझोर देने वाली घटना बताया है। हिंसा के माहौल के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बदहाल, पलायन करते हिंदू बेहाल। हालात पर भड़की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, घटना को बताया दिल झकझोर देने वाला। हिंदुओं की सुरक्षा पर भाजपा का सवाल। पश्चिम बंगाल में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर टीएमसी सरकार लगातार निशाने पर है। वहीं पीड़ितों से मिलने के बाद रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मुर्शिदाबाद और मालदा की जो स्थिति है उसके बारे में मैंने उनको बताया है। मैंने उनको ये भी कहा है कि इन सभी लोगों के लिए हमने त्वरित काम करने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है और उनका जीवन सामान्य हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास करने की ज़रूरत है। वहीं इससे पहले प्रेस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुर्शिदाबाद हिंसा को दिल को झकझोर देने वाली घटना करार दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। महिला आयोग की अध्यक्ष ने साफ कहा कि पीड़ित परिवारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता सरकार की ही है। ये हमारे अपने लोग हैं, अपनी बेटियां है, पश्चिम बंगाल की बेटियां है, बहू है, उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आज वो लोग बाहर रह रहे हैं, वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे। उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा। ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करें। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की सरकार में लगातार हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना, तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्शन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है। ऑलरेडी भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति कर हिंदू वर्ग में असुरक्षा की भावना को बढ़ा रही हैं। भाजपा ने सूबे में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अगर महिला कमीशन, नेशनल महिला कमीशन अगर ये बात बोलते हैं
और हमारे आम जनता पश्चिम बंगाल के महिला बोलिए पुरुष बोलिए ये बात बोलते हैं कि 355 या 356 चाहिए तो मने चाहिए, यही सिचुएशन है क्योंकि यहाँ पर किसी का भी सुरक्षा नहीं है। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, जिस तरह से हिंदू को चुन चुन के उनका घर जला दिया गया, उनका माने बिजनेस को ख़त्म कर दिया गया, महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, ये दंगा नहीं है, ये एथनिक क्लिंजिंग है। ये हिंदू को पश्चिम बंगाल से भगाना है, ये एजेंडा से ये किया गया है। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये करवा रहे हैं। ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती है। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहां पर गए, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया है और वहां पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। इससे पहले पीड़ितों ने शनिवार को मिलने पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस को आप बीती सुनाई और महिला आयोग की टीम के आगे तो महिला पीड़ितों के दर्द का बांध ही टूट पड़ा। ऐसे में पलायन को मजबूर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर बतौर सूबे की मुखिया होने के नाते ममता बनर्जी की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पश्चिम बंगाल से प्रसन्नजीत बख्शी और निशांत राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार गलत नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है कि उसे केंद्र की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलती, जबकि हिमाचल प्रदेश में जब भी विकास कार्य हुए हैं वो एनडीए के कार्यकाल में ही हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय या फिर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हिमाचल में विकास कार्यों को गति मिली है। सुक्खू जी की सरकार एक प्रदेश में ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे केंद्र से उनको पैसे नहीं आ रहे, जैसे केंद्र ने हिमाचल की चिंता नहीं की है। केंद्र में अगर एक भी विकास का ईंट लगा है तो तब लगा है जब भारत का प्रधानमंत्री एनडीए का है। जब श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे तब आपको स्पेशल पैकेज मिला। जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आपने हिमाचल के स्पेशल हिली स्टेट का जो फ़ायदा मिलता था उससे आपने वंचित किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। इट हैज़ बीन ऑलवेज डन when the NDA government led by BJP leader first Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee and for the last 11 years Narendra Modi ji that it has taken place. जेपी नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार कांग्रेस की करप्ट सरकारों की टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है। मिसमैनेजमेंट की हद ये सरकार पार कर चुकी है और मिसमैनेजमेंट के लिए ये सरकार खुद जिम्मेदार है। यह सरकार कांग्रेस सरकारों की करप्ट सरकार में टॉप मोस्ट करप्ट सरकार है और मिसमैनेजमेंट की हद है। ये अपने मिसमैनेजमेंट के लिए खुद जिम्मेवार है। और मैं यहां पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा पैसा है केंद्र के पास जो आपका नहीं दिया गया, आप बताइए। जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई है। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और तेज हवाएं चली।
दुकान, मकान, फसल सबको नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर ली थी, जिसके चलते जनहानि के भारी नुकसान को बचाया जा सका। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित हो गया है। बारिश और भूस्खलन से तबाही, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बाधित, बचाव दलों ने संभाला मोर्चा। जम्मू कश्मीर के रामबन में भूस्खलन से कम 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई इलाकों में तबाही मच गई। श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और किश्तवाड़ में भी हालात खराब दिखे। सड़कें बाधित हुई हैं और फसलों को नुकसान पहुंचा है। रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद भूस्खलन के कारण 250 इमारतें, दुकान और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कई स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। स्थानीय बचाव दलों के साथ एनडीआरएफ और सेना की टीमों ने भी राहत और बचाव कार्य के लिए मोर्चा संभाला। बचाव दलों की त्वरित कार्रवाई से कई स्थानों पर फंसे पर्यटकों और 100 से अधिक ग्रामीणों को बचाया गया और बाधित NH 44 से मलबा हटाने का काम तेज किया गया। ये होटल उस्मान हमने रात को लिया यहाँ पे 10 बजे लिया रात को होटल, तो आराम से हम लोग सो रहे थे। तो ये घटना हुई रात को 3 बजे। बारिश वगैरह आई, शोर शराबा हुआ। तो जैसे मैं होटल के नीचे उतरा, तो ऊपर से नीचे से पानी ऊपर की तरफ भर रहा था और नीचे वाला जो स्टाफ था वो निकल गया हुआ था और हम लोग सारे फंस गए हुए थे। ये 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। हम लोग लगभग 4-5 किलोमीटर से पैदल ही चल रहे, पूरा सामान लेके, क्योंकि गाड़ी ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है, दोनों तरफ से रास्ता बंद है। एकदम से हम डरे हुए थे और सुबह से हम ट्राई कर रहे थे सामान वामान कैसे हैंडल करें। खाना भी नहीं खाया हमने, सुबह से हम ये उसी में लगे हुए। रामबन के उपायुक्त ने घटनास्थल पहुंचकर भूस्खलन की स्थिति का निरीक्षण किया। इन सारी जगहों पे जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूं, हमारे SSP साहब हैं, हमारी SDRF की टीम है, नेशनल हाईवे की टीम है, NDRF की टीम, साथ ही साथ में जो हमारी लोकल टीम है, जैसे लोकल QRTs हमारे हैं या लोकल जो टीमें हमारी हैं वो लगी हुई हैं इसमें। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में आई तबाही को देखते हुए केंद्र से राहत की मांग की। वहीं उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी स्थिति का आकलन करने के लिए मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क मार्ग से ही घटनास्थल रवाना हुए। सरकार आप इसके दुख की घड़ी में आपके साथ है। मैं वापस जाके ऑनरेबल CM साहब को पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद जो DCs हैं इनसे भी रिपोर्ट ली जाएगी और जो भी लोगों का नुकसान हुआ है इस नुकसान को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने X पर लिखा कि वे स्थानीय प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि घबराएं नहीं, हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ी इलाके और नदी किनारे बसे गांव के लोगों को अपने माल मवेशी नदी किनारे न ले जाने के आह्वान के साथ ही पानी के तेज बहाव को देखते हुए राफ्टिंग पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। लोगों को नदी किनारों, नालों और अन्य जलाशयों से दूर रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज़। दिल्ली सरकार ने रविवार को लोगों को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए 1111 पानी टैंकरों को हरी झंडी दिखाई। ये टैंकर खास इसलिए हैं क्योंकि इनमें GPS सिस्टम लगा हुआ है। इससे पानी की चोरी और पानी की बर्बादी दोनों पर रोक लगेगी। इसका मकसद उन इलाकों तक पानी पहुंचाना है जहां पाइपलाइन नहीं है या फिर पानी की सप्लाई बहुत कम है। दिल्ली वासियों को मिलेगी जल संकट से मुक्ति। पानी के 1111 टैंकर को दिखाई गई हरी झंडी। GPS सिस्टम से लैस हैं वाटर टैंकर। दिल्ली में पानी की किल्लत और टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार तैयार है। दिल्ली सरकार ने गर्मी के आते ही पानी की किल्लत को दूर करने और पानी की उपलब्धता में पारदर्शिता लाने के लिए बड़े स्तर पर नई पहल की है। दिल्ली सरकार ने रविवार को लोगों को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए पानी के 1111 टैंकर को हरी झंडी दिखाई। ये टैंकर GPS सिस्टम से लैस हैं। पानी के टैंकरों पर सही निगरानी रखने के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में एक नया कमांड सेंटर बनाया गया है। यहाँ से टैंकरों की हर गतिविधि को रियल टाइम पर देखा जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक
ये हाईटेक सिस्टम टैंकर की मूवमेंट, स्पीड और पानी की डिलीवरी के समय पर नजर रखेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर टैंकर समय पर और सही जगह पर पानी पहुंचाए। माना जा रहा है कि इससे पानी की बर्बादी और चोरी पर रोक लगेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे पहले की सरकारों पर टैंकर माफिया का कब्जा रहता था, लेकिन अब ये नई सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे, पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। दिल्ली के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल विजन को जमीन पर उतारने के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। यह पहल सिर्फ पानी पहुंचाने की ही नहीं बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने का एक ठोस प्रयास है। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, क्योंकि सरकार को बने अभी केवल 2 महीने हुए हैं, हम ये शॉर्ट टर्म में जो काम कर सकते थे दिल्ली को पानी की सेवा देने का उतना कर रहे हैं। हमारा लॉन्ग टर्म प्लान कि दिल्ली के हर घर में उसको नल से ही पानी मिले, ताकि धीरे धीरे टैंकर व्यवस्था को कम करेंगे। टैंकर ना केवल लोगों के घरों में जाता है बल्कि जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ये हमारी सरकार का ट्रांसपेरेंसी मॉडल है, गुड गवर्नेंस मॉडल है, जिसको हमने शुरू किया है। इस बीच जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने तिमारपुर ऑक्सीकरण प्लांट में 85 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सीवर के पानी को शोधित करने के लिए लगाया गया ये प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुआ। पुरानी शोधन प्रणाली के इस्तेमाल से स्थिति और खराब हुई। प्रवेश वर्मा ने प्लांट का दौरा कर हालात का जायजा लिया और खर्च की गई राशि की जांच के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। एक देश एक चुनाव को लेकर राजधानी में दिल्ली भाजपा की बैठक हुई। बैठक में पार्टी संगठन से जुड़े नेता और विधायकों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने की। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर तमाम अहम पहलुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बार बार चुनाव होने से विकास बाधित होता है। उन्होंने देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने की जरूरत बताई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे से पहले घाटमपुर स्थित नेवेली प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारियों की भी समीक्षा की। भारत और फ्रांस के बीच अगले सप्ताह 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए मेगा डील पर हस्ताक्षर होगा। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री इसके लिए दिल्ली में होंगे। 63,000 करोड़ रुपए के इस सौदे में स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत के लिए भारत को 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की सरकार को बिक्री शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 9 अप्रैल को इस खरीद को मंजूरी दी थी। इनमें 22 लड़ाकू विमान सिंगल सीटर होंगे जबकि 4 ट्विन सीटर होंगे। भारतीय वायुसेना पहले से ही राफेल विमानों का संचालन कर रही है। और भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात में डेजर्ट फ्लैग 10 बहुराष्ट्रीय अभ्यास में हिस्सा लेगी। इसमें भारतीय वायुसेना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरब, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की वायुसेनाएं हिस्सा लेंगी। यह अभ्यास 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक होगा। इस अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी यूएई के अल धफरा एयरबेस पर पहुंच चुकी है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास में मिग-29 जगुआर विमान उतार रही है। अभ्यास का उद्देश्य दुनिया की कुछ सबसे सक्षम वायुसेनाओं के साथ परिचालन ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के साथ साथ जटिल और विविध लड़ाकू अभियानों को अंजाम देना है। भारत ने बागवानी निर्यात के क्षेत्र में अहम उपलब्धि हासिल की है। महाराष्ट्र से न्यूयॉर्क तक समुद्री मार्ग से
14 टन अनार की पहली खेप सफलतापूर्वक भेजी गई है। यह कदम अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भारत के बागवानी उत्पादों के लिए नए अवसर के द्वार खोलता है। समुद्री मार्ग से वाणिज्यिक शिपमेंट सफल परीक्षणों के बाद किया गया, जिससे फलों की शेल्फ लाइफ 60 दिन तक बढ़ाई जा सकी। इस खेप में 4620 बॉक्स शामिल हैं और 5 सप्ताह में इसे डिलीवर किया गया। गुणवत्ता और उपस्थिति दोनों के लिहाज से इसे अमेरिका में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण ने कहा है कि ये प्रयास भारत के बागवानी उत्पादों को वैश्विक सप्लाई चेन में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में बड़ी पहल है। समुद्री मार्ग जैसे विकल्पों से लागत कम होगी और नए बाजारों तक पहुंच बनेगी। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें अभिनेता और रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस भी शामिल हुए। इस मौके पर रग्बी एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल बोस ने कहा कि अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी है। साथ ही उन्होंने इसके लिए नैतिक रूप से जीवन बिताने की सलाह दी। कितने लोगों ने कहा मुझसे कि हम समझते हैं कि कसरत एक्सरसाइज ज़रूरी है, लेकिन अकेले में बहुत बोरियत होती है। सो आई लव द आइडिया दैट एज अ कम्युनिटी दिस कंट्री इज गेटिंग आउट ऑन अ संडे एंड गेटिंग एक्टिव। सबसे ज़रूरी बात फिटनेस के लिए है कि आप ठीक तरीके से सोना, आपको स्लीप। और मेरे तजुर्बे में यू कैन ओनली स्लीप वेल व्हेन योर कॉन्शियस इज क्लियर, एंड योर कॉन्शियस इज ओनली क्लियर इफ यू लिव ए मॉरली करेक्ट लाइफ। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका फिटनेस नहीं होगा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे ना। और ये मेरी गुड़िया की ना। दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है।